नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। जी हां, संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे मोदी। अडानी मुद्दे पर राहुल ने लोकसभा में दिया था बयान। कई सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने और पूछा था कि गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर रिश्ते क्या हैं, क्यों सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलते हैं। बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाए, सवाल पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। राहुल गांधी ने पीएम पर आरोप लगाए थे और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देंगे, अपनी बात रखेंगे। तमाम जो सवाल उनके ऊपर उठाए गए हैं उनका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर के बाद लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण है, संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने तो संसद में यह तक पूछ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते क्या हैं, क्यों सारे कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को दिए गए। इजराइल जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है। तमाम सवाल राहुल गांधी ने उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जबरदस्त, उन्होंने भी सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोला था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। किरण रिजिजू ने बोला, अर्जुन राम मेघवाल ने बोला, संसद में बोला कि कोई आधार नहीं है जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी बात रखेंगे। संबोधन उनका थोड़ी देर के बाद होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर पहले विपक्ष के नेता बोलते हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम अप करेंगे सारी चीजों को। और देखना यह रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी के आरोपों का, कांग्रेस पार्टी के आरोपों का, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का। विपक्ष जो लगातार उन पर आरोप लगा रहा है, उसका क्या जवाब देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देश को बदनाम करने के लिए जो आपने जो मुद्दे को रखा, जो झूठ था, गलत था, वो चले गए। तो इस तरह का गुमराह करने से क्या मिलता है? मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है, लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं। जब यूपीए सरकार के समय में आपने कानून लाया, एनआईए का कानून लाया, और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। आपने एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। बैठिए। आपने बिल्कुल मैं सर तर्क के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, ये बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में, इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते हैं। और सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ हमको बात रखना है। हम जब 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं, और हम सिर्फ अपने उन रवि श्राफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद अपनी बात रखेंगे इस सदन में। तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने उन पर। प्रधानमंत्री का भी भाषण थोड़ी देर के बाद, क्या कहेंगे आप? तो एमओएस होम भी थे, उसमें हम लोग ने देखा कि कितने सालों से प्रपोजल थे पुलिस में। जी रवि। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में कल राहुल गांधी ने अपनी बात रखा और आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपनी बात रखा। दोनों की अगर बात को अगर आप देखें, जो उन्होंने जवाब दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण में, तो कहीं ना कहीं जेपीसी की एक बड़ी मांग जो लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उस मांग को फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है
और बार बार अडानी का बिना नाम लिए, कल राहुल गांधी लगातार नाम ले रहे, जिक्र कर रहे, बिना नाम लिए उद्योगपति के खिलाफ वो लगातार बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, ये कोई जादू है क्या, और अगर जादू है तो ऐसा जादू हमें भी बताएं, हमें भी सिखाएं। कई सारे तंज कसे आपने देखा होगा कि उस दौरान लगातार कि सदन का जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आया। कई बार नोक झोंक भी हुआ। पीयूष गोयल भी दूसरी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात को वो लगातार रख रहे थे, तंज कस रहे थे। और ये कहा जाए कि जो आज उन्होंने पूरा जवाब दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, तो एक बात सामने निकल कर आई कि एक मंजे हुए राजनीतिक की तरह एक मंजे हुए राजनेता की तरह और एक पूरी जानकारी के साथ जिस तरीके से लगातार उन्होंने कहा कि एक बात का जिक्र किया जाता है कि 40 वर्ष पहले क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 1947 के बाद के भारत और 1947 से पहले का जो भारत था उसमें किस तरीके से बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किया है, यूपीए ने किया है और क्या क्या उन्होंने काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक एक टाइमिंग और एक एक रिकॉर्ड के साथ अगर बात करने जाएंगे तो समय शायद कम बचेगा। तो उन्होंने अपने लहजे में बहुत सारी बातें रवि जिस तरीके की आक्रामकता कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है, राहुल गांधी ने, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगे। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंज है क्योंकि इस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक साथ किया, लामबंद किया और लगातार इस बात का जिक्र राहुल गांधी कई वर्षों से कर रहे थे। और कल उन्होंने बहुत हमला बोला और आज फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, विपक्ष को कांग्रेस पार्टी एक साथ लेकर आ गई है और माहौल पूरे देश में बनाने की कवायद कर रही है। तो सरकार के सामने चैलेंज तो है ही। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आती है, ताकि प्रधानमंत्री के जवाब का सभी को इंतजार है। वो तर्ज भी कसते हैं, व्यंग भी कसते हैं, तो अपने तरीके से इन तमाम चीजों का शायद वो जवाब देते हुए आज नजर आ पाएंगे क्योंकि लगातार ये मसला बहुत गंभीर बनता जा रहा है और कई दिनों से इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है। सदन के अंदर उठाया गया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो इस मामले को विपक्ष ने बहुत बड़ा कर दिया है। अब इंतजार है सभी को प्रधानमंत्री के जवाब का। रवि हमने इसमें दो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से देखी। रविशंकर प्रसाद ने बात रखी, किरण रिजिजू ने बात रखी और दोनों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि दोनों ने आरोप लगाए उल्टा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन जो आरोप सरकार के ऊपर लगे हुए हैं उसका जवाब नहीं दिया। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम आरोपों का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पहले वो किसी भी जब भी आरोप लगे तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री छोड़कर चले गए या आरोपों का जवाब नहीं दिया। हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता है जवाब देने का, व्यंग कसते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री, तंज कसते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री, पर उम्मीद है कि जवाब तो जरूर देंगे। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी बात राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर कहा। पीयूष गोयल ने भी आज सदन में राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर कहा कि उनकी भी संपत्ति में इजाफा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया कि उनके संपत्ति में इजाफा हुआ है। पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे तो बार बार एक बात का वो जिक्र कर रहे थे कि इतना ज्यादा संपत्ति का जो बढ़ोतरी हुआ वो कैसे हो सकता है, ये कौन सा जादू है, अगर ये कोई जादू चल रहा है देश में तो जादू उन्हें भी सिखाए। तो एक माहौल को थोड़ा सा तंज और व्यंग से जो कहा जाए कि संसद का जो माहौल था वो थोड़ा सा हंसी वाला पल वहां पर बनाने की कोशिश भी की गई और गंभीर आरोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो हमें प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। चलिए रवि, आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल संसद में किरण रिजिजू कुछ बोल रहे हैं, वहां आपको सीधे लिए चलते हैं। तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में, आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहाँ लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए
मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहां विराम करना चाहता हूं। श्री अधीर रंजन जी। Sir, according to the Constitution, it is incumbent upon His Excellency President of India to inform the causes of the summons to the Parliament. And in pursuance of that constitutional provision, His Excellency President of India, Her Excellency President of India, had addressed the joint session of Parliament, and that is why today motion of thanks on presidential address is being taking place over here. Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor enshrined in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting president. कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, एक चुनावी मुद्दा बना दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सोचिए, ये क्या सियासी फसल उगाने के लिए? नहीं सर, मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है। हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं, आप लोग करते हैं। तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सर, इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की
काबिलियत पर आप शक, हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ बोलिए सर, ये 352(6) कहता है यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिबेट को सर। आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। 352(6) सर इसको एक्सपंज करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो। राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। सर बहुत दिन पहले एक कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंट्स ऑफ डेड बार्क। तो the event without protagonist is being played upon here also. Here it is mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता, बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं
वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव, वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है मैं पढ़ के सुनाता हूं 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोटेशन। आई कोट, long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of the nation, long suppressed, will find its utterance. It is fitting that at this time, at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. You know that India is recognized as a country and as a civilization, which is called an unending celebration of human pluralism. Plurality accommodates the differences, and the differences embody and enact dissent. This is the secret of India's survivability throughout the centuries. We should not forget this key secret of India's success. I would also refer another few lines from Nehruji's speech at the time. That is, that future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. आप नई बात क्या कहा बताइए। आज हमारे मंत्री कह रहे थे कि 7-8 करोड़ लोग बीपीएल सीमा के नीचे है। वो कम करके बोला 50 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी साथ। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा हो रही है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, उनको आपने सुना। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।